और उसके अलावा आर्किटेक्चर कौन सा आप यूज कर रहे हो। तो ये सारी चीजें जो है ना वो आप हाउ के अंदर होगे कि आप इसको जो आपने बताया आप बना रहे हो उसको बना कैसे रहे हो। देन जब आप वाई बताओगे ना कि आप क्यों बना रहे हो, तो वाई अंदर आपका ये जो लिटरेचर रिव्यू है ना बेसिकली ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अब ये ना हो कि जब आप वो आपसे वो पूछें कि आप बना क्यों रहे हो इसको, तो वहां पे आप कोई और चीज बताओ, और लिटरेचर रिव्यू के अंदर आपने बहुत सारी रिसर्चेज और बहुत सारे आर्टिकल्स, ढेर सारी जो है ना वो एप्लीकेशंस के साथ कंपैरिजन वगैरह, तो ये सारी चीजें जो है ना उसके अंदर लिखी हूँ। तो ये तीन बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपके फर्स्ट चैप्टर से किए जाएंगे। और अगर आप वाई वाला जो है ना वो फर्स्ट चैप्टर में ठीक से आंसर कर देते हो, तो देन आपके लिटरेचर रिव्यू से और कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं किया जाएगा। और अगर आप ये वाई वाला ठीक से आंसर नहीं करते, तो देन लिटरेचर रिव्यू के अंदर जैसे आप सपोज कर लो कि एक वेबसाइट है, जैसे आप ले लो इसको दराज को ले लो। दराज के ऊपर जो है ना कोई फीचर आपने बताया कि उन्होंने वो इंक्लूड नहीं किया हुआ, तो इसलिए हम इसको बना रहे हैं। अब जो उनका पॉसिबल आगे से जो है ना काउंटर क्वेश्चन होगा, वो ये होगा कि दराज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, उनकी इतनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, इतने फंड्स हैं उनके पास, तो वो ये फीचर तो इजीली इंक्लूड कर सकते हैं। अगर उन्होंने नहीं किया तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही नहीं इंक्लूड किया होगा। तो अब इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने ये क्वेश्चन किया तो इट मीन्स कि आपका सिस्टम नहीं ठीक। वो आपको घबराने की कोशिश करते हैं, आपको फंसाने की कोशिश करते हैं क्वेश्चंस के अंदर। तो आपने कोई भी आगे से जो है ना उनको सेटिस्फैक्टरी आंसर देना है ताकि वो आगे मूव कर सके। और इन केस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं आता, तो देन आपने बस उनको बोल देना कि सर इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा या मैं इसका आंसर नहीं कर पा रहा, आप काइंडली नेक्स्ट क्वेश्चन पूछें। अगर आप उनको गलत गलत जवाब देते रहोगे, वो आगे से गलत गलत क्वेश्चंस पूछते रहेंगे जानबूझ के। और यकीन माने आपका आधे से घंटा से लेके 1 घंटा भी वो गलत क्वेश्चंस के अंदर जाया कर सकते हैं। इसकी मैं आपको छोटी सी एक मिसाल बताता हूँ कि जब एट्थ का वाइवा हुआ ना हमारा, एट्थ के वाइवा के अंदर मुझसे उन्होंने एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा। मेरे दो टीम मेंबर्स जो थे साथ में, उनसे उन्होंने गिटहब का एक क्वेश्चन पूछा कि गिटहब आता है आपको, तो उसने बोला कि जी आता है। अब उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि कंप्लीटली गिटहब आता है, तो उसने बोल दिया जी सर कंप्लीटली गिटहब आता है। अब कंप्लीटली गिटहब मास्टर करना तो किसी के भी बस में नहीं होता कि मतलब बंदा सही एक्सपर्ट हो जाए 100% उसमें। तो उन्होंने ना उसको कर लिया कि अच्छा मुझे ये काम गिट ऊपर करके दिखाओ, ये काम गिटहब करके ऊपर करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। अब उसे आता है नहीं आता, वो ना कोशिश कर रहा है, टाइम जाया कर रहा है, टाइम जाया कर रहा है। तकरीबन 4 मिनट उन्होंने उस एक मेंबर के साथ के ऊपर क्वेश्चंस करने में लगा दिए। तो कोशिश करनी है कि अगर आपको एक चीज नहीं आती, तो उस चीज को आपने छोड़ के आगे मूव ऑन करना है और उनको कहना है कि सर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। और आपके प्रोजेक्ट से रेलिवेंट जितनी भी चीजें होंगी उन सबको आपने कंप्लीटली एक्सप्लोर करके जाना है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो सॉफ्टवेयर डिजाइन स्पेसिफिकेशन था, वहां पे हमने जो डेटाबेस का डिजाइन इंक्लूड किया था वो था हमारा नो एसक्यूएल। क्योंकि मैं फायरबेस को यूज कर रहा था, और फायरबेस जो है ना एक एसक्यूएल बेस्ड जो है ना डेटाबेस नहीं, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस है। तो ये इसके अंदर कोई भी टेबल्स वगैरह नहीं बनते, ना ही कोई एसक्यूएल की क्यूरीज होती हैं। तो अगर एसक्यूएल के टेबल्स वगैरह इस तरह की चीजें नहीं है, तो वहां पे कोई ईआर डायग्राम नहीं होंगी। तो ईआर डायग्राम हमने डाली कोई नहीं। तो सर ने उनसे क्वेश्चन किया कि ईआर डायग्राम क्यों नहीं डाली। तो पहले उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने बताया कि जी सर हमारा जो डेटाबेस है वो नो एसक्यूएल डेटाबेस है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, वहां पे क्लासेस होती हैं, टेबल्स नहीं होते, तो कोई भी एंटिटी रिलेशन डायग्राम्स नहीं बनेंगी। तो फिर वो मुझे बोलते हैं कि अच्छा ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, अब मैं इनसे वो भी कर लेता हूँ। तो उन्होंने उन दोनों मेंबर्स को जो है ना फिर ईआर डायग्राम के अंदर फंसा दिया कि ईआर डायग्राम क्या होती हैं, दो टेबल्स के बीच में फ्लावर रिलेशन बनाना हो तो कैसे बनेगा, दो टेबल्स के बीच में मैनी टू मैनी रिलेशन कैसे बनेगा। तो मैंने उनको काउंटर किया, मैंने बोला कि सर क्योंकि हमने इसको इंक्लूड नहीं किया, तो ये उसके ऊपर वेल प्रिपेयर्ड नहीं है। तो वो बोलते हैं कि आपकी 4 साल की डिग्री है, तो 4 साल की डिग्री के अंदर ये तो डीबीएमएस बहुत बेसिक है, ये तो इनको अच्छे से आना चाहिए है। लेकिन उन्होंने इसके ऊपर जो भी आंसर्स दिए वो थोड़े से सेटिस्फाई हुए, तो हम आगे मूव ऑन किए। अब अभी तक हमने आप यहाँ पे डिस्कस किया है ये इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, और उसके बाद ये कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती तो आपने उनको आगे मूव ऑन करने का कहना है, वहीं पे उनको अटकाए नहीं रखना। क्योंकि वो सिर्फ 1 घंटे का टाइम ही देते हैं, तो उस 1 घंटे के टाइम में आपने ज़्यादा से ज़्यादा
ऐसे क्वेश्चंस उनसे करवाने हैं जो आपको आ सके, ना कि किसी एक ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपने अटके रहना है जो आपको ना आता और उसके अंदर वो आपका सारा टाइम ज़ाया हो जाए। तो अब उसके बाद आपका SRS। अब आपका जो SRS है, इसके अंदर जो मेन चीज़ है आपकी, वो आपकी फंक्शन रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स, आपके यूज केसेस। अब यूज केसेस की दो चीजें होंगी। ये सारी चीजें ठीक लिख लेंगे, ये जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पे वो किसी को भी नहीं फंसाएंगे। आपकी जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है ना, ये वो लाजमी पढ़ेंगे, और इसमें से सिर्फ वो वाली फंक्शनल रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे जिसमें आपको फंसाया जा सकता हो, जो आपने गलत लिखी हुई होगी। और ऐसी कौन सी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगी जो आपने गलत लिखी होगी? मोस्ट प्रोबेबली ऐसी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जिसके अंदर आपने क्वांटिफिकेशन नहीं की होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया कि जी हमारा सिस्टम बहुत फास्ट होगा। अब वो इस पे पकड़ लेंगे कि जी कितना फास्ट होगा, क्वांटिफाई क्यों नहीं किया। और अगर आपने सारी क्वांटिफाई की होंगी ना, तो फिर वो पूछेंगे कि अच्छा आपने ये सारी जो भी क्वांटिफिकेशन की है कि आप ये मेक श्योर कैसे करोगे। तो जो भी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होगी, एक उनके ऊपर क्वांटिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा जब भी आपने लिखनी है। सेकेंडली जो क्वेश्चन है, अगर आपने क्वांटिफिकेशन सारों की होगी तो उनका क्वेश्चन होगा कि आप कैसे मेक श्योर करोगे कि ये जो आपने क्वांटिफिकेशन का लिखा है कि इतने टाइम के अंदर डाटा लोड होगा, आप उतने ही टाइम के अंदर लोड हो, कैसे मेक श्योर करोगे आप? तो इसका आंसर है कि आपने टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग का जो फेज है वो 8th सेमेस्टर के अंदर आएगा आपका, और टेस्टिंग करके आप उसको मेक श्योर करोगे। इसके अलावा इसका कोई आंसर नहीं है। लेकिन वो ना इससे आगे क्वेश्चंस निकालेंगे कि मतलब आप अब अगर मतलब आप हर एक यूजर से पूछोगे कि उसका 5 सेकंड में हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वो डिफरेंट क्वेश्चंस आगे से पूछेंगे। तो आप कह देना कि सर हम इसके डिफरेंट टेस्ट केसेस बनाएंगे, उन टेस्ट केसेस को रन करेंगे, कुछ ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स वगैरह होंगी हमारी, तो हम इसको मेक श्योर करेंगे, क्वांटिफाई करके हम आपको जो है ना प्रेजेंट करेंगे। अब जो आपके यूज केसेस हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्लंडर होता है। एक तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर, और फिर उसके बाद यूज केसेस के अंदर। अब यूज केसेस के अंदर ब्लंडर क्या होता है? जो आप लोगों ने डायग्राम इसकी बनाई हो ना, मोस्टली स्टूडेंट्स ने, डायग्राम के अंदर जो हो सकता है कि 5 यूज केस दिए होंगे, यहाँ साथ में एक स्टिक एक्टर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है ना, हो सकता है कि आपने दिए हो 5 डायग्राम के अंदर, लेकिन जो आपके डिस्क्रीट टेबल होंगे, वो हो सकता है आप इससे कम या ज्यादा करें। अब आपके यूज केस डिस्क्रिप्शन के टेबल जो है वो अगर 4 हैं, तो फिर डायग्राम के अंदर भी आपने यहाँ पे 4 ही यूज केस डालने हैं। या फिर अगर आपने इसको उल्टा देख रहे हो कि अगर आपने यहाँ पे डायग्राम के अंदर 5 डाल दिए, तो फिर आपके यूज केस डिस्क्रिप्शन के भी 5 ही टेबल होने चाहिए। यानी यहाँ पे आपने लिखा है ना कि यूज लॉग इन कर सकता है, ये एक यूज केस है। तो आपने फिर उसका एक टेबल क्रिएट करना है, उस यूज केस की जो है ना एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देनी है कि वो उस यूज केस को कैसे परफॉर्म करेगा, कैसे इंटरेक्शन वो जो है ना उस सिस्टम के साथ इस यूज केस की होगी, उसकी प्री कंडीशंस क्या हैं, उसकी आउटपुट्स क्या होंगी, उसके अंदर अगर एरर आता है तो अल्टरनेटिव फ्लो क्या होंगे। तो ये सारी चीजें जो है ना उसके अंदर आप ये फिर यूज केस डिस्क्रिप्शन अंदर बताओगे। अब एक और चीज भी है कि अगर आप अपने सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा एप्लीकेशंस बना रहे हो, यानी जैसे मतलब मैंने बनाया ना, तो मेरे पास एक एंड यूजर ऐप थी और एक मेरे पास जो है ना एडमिन ऐप थी, दोनों सेपरेट है। तो मैंने यहाँ पे यूज केस डिस्क्रिप्शंस है वो तो हर एक यूज केस का अलग अलग ही होता है, लेकिन जो फिर यूज केस डायग्राम्स है वो उन दोनों की अलग। अब कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया हुआ था कि उनकी दो एप्लीकेशंस है ना, तो उन्होंने एक ही डायग्राम बनाई और उसके जो है ना वो दो एक्टर्स बस बना दिए। अभी प्रॉब्लम क्या आती है उनको, इससे क्या मसला है? उनका कहना है कि ये जो आप एक रेक्टेंगल बना रहे हो ना, ये रेक्टेंगल आपका एक सिस्टम है, और ये एक एप्लीकेशन एक सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपके पास दो हैं तो आप दो रेक्टेंगल्स बनाओगे, और उन दोनों के साथ फिर जो भी एक्टर उनके साथ इन्वॉल्व होगा, जो भी उनके साथ इंटरेक्ट करेगा, तो वो आपने बताना है। अब यहाँ पे जो आपका है ना ये एस आर एस के अंदर हमने ये देख लिया कि एक तो ये कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में इतना मसला नहीं बनता हमारा, और जो हमारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है उनके अंदर वो दो तरह के क्वेश्चंस करते हैं, एक क्वांटिफिकेशन से रिलेटेड, दूसरा ये कि आप कैसे मेक श्योर करोगे इनको। और थर्ड वन ये कि आप यूज केसेस हैं, यूज केस के अंदर दो चीजें आ जाती हैं, एक डिस्क्रिप्शन है आपकी यूज केसेस की,
और एक उनका जो है ना डायाग्राम है। तो अगर आप ये इनको सही बना लेते हो तो फिर इसमें आप बच सकते हो। फिर उसके बाद ये कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन, इट मीन्स कि ठीक है, अगर उन इस यहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं निकलती, फिर वो जितने भी उल्टे क्वेश्चन कर लेना वो मैटर नहीं करते। अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन ठीक है ना, तो आप 100% आप यकीन रखें कि आप पास होंगे। अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन गड़बड़ है, क्वेश्चंस के आप सही आंसर दे भी दो ना, तो तब भी वो फेल कर जाएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम एस डी एस के ऊपर। एस डी एस के बाद फिर हम जो है ना क्वेश्चंस का सेशन जो है वो शुरू करेंगे। अब आपका जो एस डी एस है, इसके अंदर आपने जो सबसे मेन चीज है ना, एक तो जितनी भी आपके सिस्टम से रिलेटेड डायग्राम्स होंगी ना, यूएमएल डायग्राम्स, चाहे वो आपकी क्लास डायग्राम्स है, चाहे वो आपकी सीक्वेंस डायग्राम्स है, या चाहे वो आपकी ईआर डायग्राम्स है, या फिर आपकी आर्किटेक्चर डायग्राम है, तो वो सारी की सारी जो है ना, वो एस के अंदर आप इंक्लूड करोगे। इवन आप सिस्टम के प्रोटोटाइप के, अगर आपने कोई स्क्रीन आपने बनाई है, तो वो प्रोटोटाइपिंग की जो चीज होंगी वो भी आपने यहाँ पे अटैच करनी है। अब यहाँ पे जो सबसे मेन चीज वो पकड़ते हैं ना, वो क्लास डायग्राम पकड़ते हैं कि ये क्लास डायग्राम आपने कैसे बनाई है। उसके अलावा क्लास डायग्राम का जो भी साइंटेक्स होगा आपका, या फिर इसके अंदर आप नॉमेनक्लेचर, एक तो साइंटेक्स देखेंगे कि प्रॉपरली रूल्स आपने सारे फॉलो किए हुए हैं या नहीं किए हुए। फिर उसके बाद जो भी इनका नॉमेनक्लेचर होता है ना, जितनी भी डायग्राम्स हैं, कि कैसे आप नेमिंग करनी है, कौन कौन से आपने एट्रीब्यूट्स इसके अंदर इंक्लूड करने हैं, उनके नाम किस तरह से लिखने हैं, वो सारी चीजें जो है वो ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन ना करें या करें ये उनकी मर्जी होती है, लेकिन ये दो चीजें वो देखते हैं, सिंटैक्स और नॉमेनक्लेचर। और ये आपको कहाँ से सही लेगा, ये आपको जो आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बुक थी, समर प्ले या समर वाइल, आप उसको नाम दे दो, उसकी जो बुक है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसकी ये जो बुक है वहां से आपको ये सही तरह से मिल जाएंगी सारी चीजें, चाहे वो क्लास डायग्राम का साइंटेक्स है, चाहे वो सीक्वेंस डायग्राम है, चाहे ईआर डायग्राम का है। उसके अलावा और भी आपकी ऑब्जेक्ट डायग्राम भी आ सकती हैं। तो डिफरेंट डायग्राम्स जो है वो यहाँ पे आपकी आ सकती हैं, सारी की सारी उन्होंने मेंशन की हुई हैं जो जो इंक्लूड करनी है। तो ये जो आपका आर्किटेक्चर है ना, आर्किटेक्चर को भी वो पकड़ते हैं। ये बीच वाली पे किसी भी ग्रुप का मैंने कोई नहीं देखा कि उन्होंने ना खास कोई क्वेश्चन किया। मोस्टली जो उन्होंने क्वेश्चन किए हैं क्लास डायग्राम के ऊपर और आर्किटेक्चर डायग्राम के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एमवी आर्किटेक्चर जो है ना वो कर रहे हो, एक तो वही चीज देखेंगे कि क्या आपने इसकी डायग्राम ठीक बनाई है। दूसरा, वो आपसे ये पूछेंगे कि एमवीसी ही क्यों किया है, वाई। अब ये जो सारी चीज है ना, कि जैसे ये आपने आर्किटेक्चर डायग्राम जो है वो एमवीसी ही क्यों रखा है, या कोई और आपने क्यों नहीं रखा, ये सारी चीजें आपकी आती है डिजाइन डिसीजंस के अंदर। अगर आप ये समर फाइल की बुक पढ़ोगे तो उसके अंदर ये भी इंक्लूडेड है, ये डिजाइन डिसीजंस वाला। तो डिजाइन डिसीजन जो है वो आपका ये कंप्लीटली पढ़ेंगे। और जो भी चीज उन्होंने अभी तक मैंने आपको बताई है ना कि वो लाजमी देखते हैं, उसमें ठीक है या नहीं ये देखने के अलावा वो ये भी देखते हैं कि बच्चे ने खुद ही लिखा है या नहीं, चैट जीपीटी से तो नहीं लिखा। चैट जीपीटी पे तो वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते, चाहे आगे से आप 100% सही क्वेश्चन दो, सही रीजनिंग करो, हर एक चीज को आप प्रॉपरली बताओ, वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते। और स्टूडेंट्स भी कुछ इतने निकम्मे होते हैं, आपको पता है कि चैट जीपीटी वो एक मार्किंग कर देता है या क्रॉस लगाता है या फिर वो बीच में इमोजीज इंक्लूड कर देता है, वो ये भी जहमत नहीं करते कि वो इनको रिमूव कर दें। उसके अलावा समटाइम्स वो एरो इंक्लूड करता है बीच में इस तरह के। तो फिर वो पूछते हैं कि अच्छा ये एरो कहाँ से डाला है आपने, वर्ड वर्ड पे बनाया ना, तो वर्ड पे ये एरो मुझे लगा के दिखाओ अभी। वो आता ही नहीं फिर इनको, क्योंकि कॉपी पेस्ट किया होता है। फिर वो पूछते हैं कि अच्छा ये वाली जो टीक है स्पेसिफिकली मुझे यही निकाल के दिखाओ, ये वर्ड में आपने कहाँ पे इंक्लूड की है, या फिर ये यहाँ पे इमोजी आपने इंक्लूड क्यों किया है। उसके अलावा कहीं जगह पे वो डॉट की बजाय जो है ना वो सेमी कॉलन आ रहा होता है, वो भी स्टूडेंट्स कोई नहीं हटाते चैट जीपीटी से कॉपी करते हुए। तो वो पूछते हैं कि ये आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हो या फिर आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो, क्या बताएं। और उसके अलावा एक और चीज है, अब जो चैट जीपीटी होता है ना, तो वो समटाइम्स जो है ना वो बिल्कुल फेक ना की वजह से वो वर्ड जो है ना वो यूज करता है। अब इससे प्रॉब्लम क्या आती है, आप सपोज कर लो ना कि आप यूज केस डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, और वहां पे आपने हर एक डिस्क्रिप्शन के अंदर ना एक्टर का नाम लिखना होता है जो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है।
तो अगर आपने शुरू में ये बताया कि सिस्टम के तीन एक्टर्स होंगे, एक स्टूडेंट होगा, एक टीचर होगा, और एक वो एडमिन होगा। आपने बता दिया कि तीन एक्टर्स होंगे जो हमारे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेंगे। अब चैट जीपीटी के साथ क्या प्रॉब्लम है कि वो टीचर्स को समटाइम्स क्या करेगा, ट्यूटर लिख देगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। वो तो बोलेंगे कि अच्छा, ये आपके सिस्टम के अंदर तो चार एडमिन हो गए हैं। तो ये ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो तकरीबन हर एक स्टूडेंट की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मैंने खुद भी देखी हैं, मैंने उनसे ठीक भी करवाई हैं, कुछ से धक्के से करवाई हैं, लेकिन फिर भी ये उनकी बाकी रह जाती हैं और ये पकड़ी भी जाती हैं। और वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन बेशक आपका वाइवा 1 घंटे का लेते हैं, लेकिन घर आके वो हर एक स्टूडेंट की कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं, और जब आप एक दफा वो आपका वाइवा लेने आते हैं तब भी वो पढ़ के आते हैं। तो ये सारी जो छोटी मोटी गलतियां अगर चैट जीपीटी से लिखवाया भी है, तो चैट जीपीटी से सिर्फ जनरेट करवा के पढ़ के बाद में उसको अपनी वर्डिंग में ही लिखो, क्योंकि जो एक बंदे ने लिखा होता है वो दूसरा इंसान पढ़ के समझ आता है कि ये किसी इंसान ने ही लिखा है। खैर, इस पे काफी हो गया कि चैट जीपीटी आपने जो है वो बड़े ध्यान से यूज करना है। देन ये जो मेजर है आपके एस डी एस के अंदर, वो है आपके डिजाइन डिसीजंस। इसके अंदर आपने सारे वाई जो है ना आपके अपने प्रोजेक्ट के, वो आपने इंक्लूड किए होंगे। अब सारे वाई से मेरा क्या मुराद है कि आपने कोई एक स्पेसिफिक डेटाबेस आपने वो क्यों किया है, अगर आपने कोई एक स्पेसिफिक आर्किटेक्चर सिस्टम का बनाया है, तो वो आपने क्यों बनाया है। उसके अलावा ये कि आपने एक टेबल के अंदर अगर कोई स्पेसिफिक कॉलम ऐसा जो आपको लगता है कि इसके बगैर जो है ना वो मेरा सिस्टम वर्क नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने एप्लीकेशन बनाई है ना, वैसे हम डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट का जो या किसी भी यूजर का जो पासवर्ड है ना, वो हम स्टोर नहीं करवाते। तो स्टोर नहीं करवाते, अगर करवाएं भी